Yes. All right. Yes. Good afternoon, guys. Good afternoon, मेरे प्यारे बच्चों. Good afternoon, Ritika, Tushar. Yes. स्वप्निल, सुमित, हैप्पी जन्माष्टमी आप सब लोगों को. कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? ऑल सेट? मस्त. मैं एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एक नंबर. यस पीपल, चलो स्टार्ट करेंगे क्या? पूरे जोश के साथ. क्या बोलती है पब्लिक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज नंबर 5, बैंकिंग. पिछला वाला टॉपिक थोड़ा सा हैवी था, ठीक है. तो उसके पहले हम एक सिंपल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बैंकिंग. बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. तो हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म करेंगे, ठीक है. पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये ख़त्म होगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 4 और 3 पर जाएंगे, ठीक है. तो क्या हम लोग बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं? यस, स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, परफेक्ट. चलो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, प्योरली थियोरेटिकल, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना. तो हम लोग धीरे 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 इसको पढ़ेंगे. जहाँ पर भी आपको लैंग्वेज में थोड़ी भी डिफिकल्टीज आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना. ओके. सो बैंक. वॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू योर माइंड व्हेन आई यूज द वर्ड बैंक? जब भी मैंने बैंक बोला तो सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले SBI, SBI की लंबी लाइन, SBI का लंच ब्रेक. बैंक जाते हो क्या घर वालों के काम करने के लिए? मैम कहाँ बैंक जाना मैम, आजकल ऑनलाइन ज़माना है, बैंक जाके क्या ही करना है. हाँ जी, जाते हो बैंक्स. तो क्या, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड जब मैं बैंक बोलती हूँ? मनी, ठीक है. शिवानी को मनी, शिवानी को पैसा याद आता है बैंक के नाम पे. और कोई? एनीबडी? नो? चलो ठीक है. सो अच्छा, तुम्हारी चैट नीचे चले गई इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है. हाँ, मेड ट्रांजैक्शंस. ओके, ट्रांजैक्शंस करने के लिए बैंक जाना है. ओके ठीक है. और कोई? बस, ठीक है. मेरे हिसाब से मुझे तो बैंक में ना, जब भी मैं बैंक की बात करती हूँ ना, तो एकदम लंबी लंबी लाइन दिखती है कि लाइन में खड़े होना है, या फिर आपको कोई पासबुक प्रिंट करवानी है, या फिर कोई चेक डालने जाना है बैंक में, या फिर कैश विड्रॉ करने जाना है, या फिर कोई लॉकर फैसिलिटी यूज़ करना है. तो ये सारी चीज़ें मैं बैंक में समझ में आती है. बट बैंक के मेजरली 2 काम होते हैं, और वो 2 काम कौन से होते हैं? बोरोइंग फंड्स, सॉरी, lending funds and accepting deposits. बैंक के मेजरली 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? लेंडिंग फंड्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. ये 2 मेजर काम होता है, ठीक है. वेरी सिंपल, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जब भी आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हो, डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट. तुम कोई भी बैंक में जाओ, तुम्हें बैंक से कॉल्स आते हैं सिर्फ 2 चीज़ों के लिए. एक तो आप उनका क्रेडिट कार्ड ले लो,
ठीक है, और एक आप उनका एफडी करवा लो। एफडी करवा लो मतलब आप उनकी बैंक में एफडी करा लो। मैम वो लोग इतना क्यों पीछे पड़ते हैं कि हम उनकी कंपनी में पैसा जमा करें, एफडी डालें और वो हमें उस पर इंटरेस्ट दें। मतलब इंटरेस्ट उनको, हमें एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट है, तो वो एफडी पर इंटरेस्ट देने के लिए इतने क्यों उतावले हो रहे हैं कि हमें वो फोन कर करके बोलते कि हम उनकी बैंक में एफडी करा लें। उनको क्या फायदा हो रहा है हमारी एफडी से, वो क्यों हमें एक्स्ट्रा पैसा देना चाह रहे हैं, बताओ जरा, सोच समझ के बताओ। बैंक को क्या फायदा होगा अगर बैंक हमारा हमसे पैसा लेकर उसकी एफडी करती है और हमें उस पर इंटरेस्ट देती है, तो बैंक को उससे क्या फायदा होगा। यस, वेरी गुड राहुल, दूसरे आदमी को तो लोन देना है ना। मुझे एक बात बताओ, बैंक को लोन देने के लिए बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं, हमारा ही तो पैसा यूज कर रही है बैंक। आ रही है बात समझ में, हाँ राइट, ठीक है, हमारा ही तो पैसा यूज कर रही है ना बैंक। सो द पॉइंट इज दैट इफ इट ऑल बैंक वांट टू बैंक वांट्स टू लेंड फंड्स, और इफ दे वांट टू एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर फंक्शन, उन्हें सबसे पहले तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद डिपॉजिट से जो भी अमाउंट हमारा उनके पास आएगा, उस पैसों से वो क्या करेंगे, फंड्स को लेंड करेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इसमें मिलता है, एफडी का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, और लोन का जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। मतलब द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी पे ऑन लोन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी रिसीव ऑन एफडी, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो एक्चुअली बैंक की इनकम होती है। वो क्या होती है मेरी जान, बैंक की इनकम होती है। ये बैंक की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक जो है वो फीस चार्ज कर लेती है आपसे, लेट पेमेंट की फीस चार्ज कर लेती है, तो वो है एक। बैंक हिडन चार्जेस लगा के, फालतू के हिडन चार्जेस के नाम पर कुछ भी चार्ज कर लेती है। बट द पॉइंट इज कि मेजर प्राइमरी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी क्या है बैंक का, द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट of loan that the bank receives and the interest of FD that the bank pays। तुम कभी भी देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी करीब 5 से 6% होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन होता है करीब 9%। तो ये जो 3% का डिफरेंस है वो बैंक की कमाई है। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, यस मैम। वो पैसा दूसरे को देते हैं, वो डिपॉजिट मनी लोन के फॉर्म में पब्लिक को देती है, वेरी गुड। वो पैसे से वो लोगों को लोन देते हैं, ठीक है मैम। चैप्टर कौन से चल रहे हैं, ओम बढ़िया, घूमते फिरते आया। देखो ओम ऐसे बढ़िया चिल कर रहा था ऐसे, ठीक है, ओम ऐसे चिल कर रहा था लाइफ में, फिर सडनली उसको लगा ओहो 1:15 से ऊपर हो गया है, अरे इकोनॉमिक्स का लेक्चर था, अरे एक बार देख लेता हूँ मैम ने इको चालू कर दिया है क्या, कौन सा लेक्चर चालू किया, एक बार चेक कर लेता हूँ। अब उसने देखा अरे यार ये तो लेक्चर में मैम तो बहुत ही आगे बढ़ गई है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। क्यों भाई, हाँ कहाँ से आ रहे हो आप ओम घूमते फिरते, हाँ नेटवर्क इशू था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, माफ़ किया मैंने। बस एक आध करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर देना, बाकी तो ठीक है मैं माफ़ कर दूँ, कोई टेंशन नहीं है। क्यों ओम, शांति ओम। ऋतुजा भी अभी ज्वाइन हुई है, हाँ अभी तो धीरे धीरे सब आएंगे। नालायक, रिश्वत, ये रिश्वत नहीं है, रिश्वत थोड़ा ना बोलते हैं 1 करोड़ को रिश्वत नहीं है, मैं तो उससे जमीन जायदाद सब ले रही हूं। चलो अब मैम इको टीचर जैसे बात कर रहे हैं अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है, अभी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अनलीश करनी है इको टीचर के बारे में। चलो एनीवे, चलो अब अपन थ्योरी पढ़ते हैं। सो बेसिकली बैंक जो होती है एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है ना, ये सेवर्स और यूजर्स के बीच की इंटरमीडियरी होती है। सेवर्स और यूजर्स मतलब वो जो बैंक में एफडी जमा करता है, और यूजर्स मतलब जो बैंक से लोन उठाकर और उन पैसों को इस्तेमाल करते हैं। तो सेवर्स और यूजर्स के बीच में जो इंटरमीडियरी होती है वो बैंक होती है। तो बैंक बेसिकली क्या कर रही है, भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और किसी को कार खरीदनी है ना, तो मेरा जो पैसा है वो मैं बैंक में जमा करूंगी, बैंक उस पैसे को
उस पर्सन को दे देगा जिसको उन पैसों की जरूरत है गाड़ी खरीदने के लिए। तो बेसिकली बैंक तो एक इंटरमीडियरी हो गई ना, जो सेवर और यूजर के बीच में आकर खड़ी हो गई है, और उसमें हर कोई थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा है। आ रही बात समझ में? हर कोई थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा है। देखो सेवर जो है वो तो पैसा कमा ही रहा है अपनी एफडी पर, है ना। घर पे पड़ा होता अलमारी के लॉकर में, इससे बेटर तो मैं बैंक में डाल के पैसे कमा लूं, है ना। तो सेवर तो पैसा कमा ही रहा है, बैंक भी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा कमा रही है। तो यहां पर बेसिकली बैंड किसकी बज रही है, तुम ये बताओ। यहां पर बैंड किसकी बज रही है? यूजर की, क्योंकि वो लोन बोरो कर रहा है और वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है कि उससे एक सेवर की भी कमाई हो रही है और बैंक की भी कमाई हो रही है। क्या बात कर रहे हो मैम, सच में? तुम देख लो यार, से जो यूजर है, यूजर ऑफ द फंड्स मतलब जो लोन बोरोअर है ना, वो करीब करीब 9% रेट पे कर रहा है ना। अब उसमें से 3% कौन कमा रहा है? 9% में से 3% कौन कमा रहा है? बैंक। और 6% कौन कमा रहा है? सेवर ऑफ द फंड्स, मतलब एफडी कराने वाला बंदा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? ठीक है। तो अब बैंक जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल, डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव, रूरल बैंक्स, अलग अलग टाइप के बैंक के बारे में हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ओके मैम। इंटरमीडियरी का बेसिकली मतलब होता है जो बीच में रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में इंटरमीडियरी कौन होता है? होलसेलर, जो किसको मिलाता है? प्रोड्यूसर रिटेलर को। या फिर एक होलसेलर और कंज्यूमर को कौन मिलाता है? मतलब होलसेलर के गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है? रिटेलर के थ्रू। तो रिटेलर क्या होता है? एक इंटरमीडियरी। सिमिलरली अगर एक पर्सन है जिसके पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी है, बहुत सारा पैसा है, तो वो क्या करेगा? वो इस बंदे को पैसों की जरूरत है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बंदे को पैसों की जरूरत है, ही नीड्स टू बोरो द मनी। तो ये जो सेवर है वो बैंक में पैसा डालेगा, बैंक इसी पैसे को किसको दे देगा? यूजर को दे देगा। तो इसलिए बैंक जो है वो एक्ट्स एज अ मिडिल मैन, इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी जो सेवर और यूजर के बीच का काम करती है। आगे बात समझ में कीर्ति? यस, बढ़ेंगे आगे। चलो अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका एक ही काम है, प्रॉफिट कमाना। तो जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि सेवर्स और यूजर्स के बीच की इंटरमीडियरी है। सेवर जो है अपना पैसा डालेंगे, बैंक जो है वो पैसा, सेम पैसा यूजर को दे देगी, मतलब बोरोवर को दे देगी, और उसके बाद डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाएगी। तो कमर्शियल बैंक पैसा कमाने बैठी है। तुम आईसीआईसीआई बैंक देख लो, एचडीएफसी देख लो, एक्सिस देख लो, ये पैसा कमाने बैठी है। इट टेक्स मनी फ्रॉम अ सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट मतलब सेवर से पैसा लेगी बाय पेइंग अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू देम एंड लेंड्स द सेम मनी टू अ डेफिसिट यूनिट। डेफिसिट यूनिट मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा देगी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो बीच में पैसा बचेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट। तो डेफिसिट यूनिट मतलब कौन हो? सरप्लस यूनिट मतलब कौन हो गए? सरप्लस मतलब सेवर, मतलब जो एफडी कराते हैं, और डेफिसिट यूनिट मतलब कौन हो गया? यूजर, मतलब कौन हो गए? बोरोवर। क्लियर हो गए? क्लियर है सबको? ये बहुत अच्छे से, वेरी सिंपल। ठीक है। तो इसीलिए हम बैंक को डीलर बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। बट किसका? क्रेडिट का दलाल, क्रेडिट का डीलर, क्योंकि एक से पैसा लिया और दूसरे उसको लेंड किया। It is not possible for me and it is neither legal कि मैं किसी बंदे को मिलकर और उसको लोन प्रोवाइड कर दूं। तुम ये बात जानते हो ना कि मैं किसी को भी, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो भी मैं किसी रैंडम पर्सन को ऐसे लोन नहीं दे सकती हूँ। हाँ, अनऑफिशियली चलता है, बट ऑफिशियली ऑन पेपर मैं ऐसे किसी को लोन नहीं दे सकती हूँ अनलेस वो गुड्स उधार पर ले रहा है। आ रही बात समझ में? मतलब मैं कोरा कैश लोन पे नहीं दे सकती हूँ। हाँ, वो मुझसे गुड्स खरीद रहा है, वो मुझसे सर्विसेज खरीद रहा है और वो मैं उधार पर दे रही हूँ, देन दैट इज फाइन। लेकिन उसको पैसों की जरूरत है सामने वाले को, और मैं उसको कोरा लोन दे दूँ, ये नहीं चलेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपको लोन देना है या लोन लेना है, आपको बैंक के पास ही जाना पड़ेगा।
आ गई क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से. कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? वेरी सिंपल. सो नाउ द पॉइंट इज कि ये जो पूरी क्रेडिट फैसिलिटी में डील करना है, क्रेडिट फैसिलिटी मतलब कि एक से पैसा लेकर दूसरे को लोन देना, इसको हम बोलते हैं डीलर इन क्रेडिट, जो कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स. क्लियर है सबको? अभी जो कमर्शियल बैंक है या तो ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज की जाती है लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, या फिर गवर्नमेंट करती है लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइक एसबीआई बैंक. क्लियर है सबको? इसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं, एक तो डिपॉजिट और लोन, ये तो आपको पता ही है. डिपॉजिट जो है वो 3 तरह के होते हैं. एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम करंट डिपॉजिट बोलते हैं. एक होते हैं सेविंग्स डिपॉजिट और एक होते हैं फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट. फिक्स्ड और टाइम सेम होता है. एक होता है सेविंग्स और एक होता है डिमांड डिपॉजिट. ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं. ठीक है? द फंड्स दस ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस क्लास ऑफ पीपल, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उनको फिर हम क्या करते हैं? लेंड करते हैं. क्लियर है सबको? बट तुम्हें क्या लगता है कि जितना पैसा आया, जितना भी सेवर से पैसा आया, मतलब इधर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, इधर इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट और इन द फॉर्म ऑफ एफडी, जिस भी फॉर्मेट में पैसा आया, तुम्हें क्या लगता है कि वो बैंक पूरा का पूरा लोन दे देती है क्या? पूरा बैंक लोन दे देगी क्या? नहीं, नहीं देती है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड CRR. क्या बोलोगे? CRR. ठीक है? ऐसे सिंपल नहीं बोला अपने को, CRR नहीं बोलना है. क्या बोलना है? CRR. समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से. यस, विच इज नोन एज व्हाट? कैश रिजर्व रेशियो. तो यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिताजी. पिताजी कौन है यहाँ पर? RBI. तो RBI एक रेशियो, एक परसेंटेज फिक्स करती है कि तुम्हें कितना परसेंट अपने पास कैश मेंटेन करना है अदर देन व्हाट यू आर लेंडिंग. लेंड करने के अलावा आपको कितना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है कि कोई भी बीच में प्रॉब्लम हो जाए, बैंक लूट ले, कोई एम्प्लॉय की स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो फिर कंटिजेंसी में फंड्स होने चाहिए. तो कंटिजेंसी के लिए बेसिकली एक अमाउंट अलग से सेट असाइड कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. तो कभी भी पूरा का पूरा पैसा, जितना डिपॉजिट से आया उतना पैसा लेंड नहीं करता है, थोड़ा सा अमाउंट कैश रिजर्व रेशियो में रखता है टू मीट द अनफोर्सीन डिमांड्स ऑफ द डिपॉजिटर्स. अब अनफोर्सीन डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर्स का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैंने एफडी कराई और सडनली मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे कोई भी रीजन से पैसों की जरूरत पड़ी, तो डोंट यू थिंक मैं एफडी तुड़वाऊंगी ना, अपनी एफडी करूंगी ना मैं, तो मैं पैसा तुड़वाऊंगी, मैं एफडी तुड़वाऊंगी, तो उसके लिए मैं पैसा मांगूंगी. क्या बैंक मुझे आकर ये बोलेगा, अरे सौम्या मैम आपको पहले बोलना था ना, अब तो मैंने आपका पैसे लेंड कर दिया, अब थोड़े दिन रुक जाओ, जब मुझे बोरोवर से पैसा वापस मिलेगा तब मैं आपको दूंगा. ऐसा बैंक बोल सकती है क्या? नहीं. जिस दिन मैं एफडी तोड़वाने जाऊंगी, बैंक मुझे अपना पैसा वापस दे देगी. सो दैट फॉर दैट पर्टिकुलर अनफोर्सीन डिमांड यू नीड CRR. नहीं, कैसे बोलना है? CR और R. क्लियर है सबको? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जोर से समझ में आया क्या? यस, बढ़ेंगे आगे. ऑलराइट, चलो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पे बात करते हैं. तो 2 फंक्शंस हमने पढ़ लिए, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और फंड्स को लेंड करना. ठीक है? अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जिनके पास भी सरप्लस फंड्स है, मतलब जो सेव करना चाह रहे हैं, जो एफडी करवाना चाह रहे हैं, वो डिपॉजिट्स इस तरह से करते हैं. एक तो करंट डिपॉजिट्स, एक सेविंग्स डिपॉजिट और एक एफडी. ठीक है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स. ठीक है? अब देखो कंटिजेंसी का मतलब होता है समथिंग विच इज अनफोर्सीन. जैसे दिस पैंडेमिक वाज अ कॉन्टिजेंसी. लोगों के पास राशन नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो वो एक कंटिजेंसी हो गई, जहां पर आप जिन चीज़ों के मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाना जहां पर आपका कंट्रोल नहीं है और आपने पहले से चीज़ें प्लान नहीं किया. अब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि राशन भर के रखते हैं, खाना रख के रखते हैं, तो वो होता है कि कॉन्टिजेंसी में ज़रूरत आने पर अगर कोई चीज़ अपने पास है, दैट मीन्स वी आर एबल टू मीट आवर डिमांड्स एट कॉन्टिजेंसी. तुम अगर देखोगे डिफरेंस, तो फर्स्ट वेव के टाइम पर लोगों को खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत हुई थी. सेकेंड वेव के टाइम पर खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई, दूसरी दिक्कतें हुई लाइक इंजेक्शंस और वो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो दिक्कतें हुई, बट खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई. क्यों? क्योंकि दिस टाइम पीपल हैड मेड देयर प्लान्स कि इनकेस लॉकडाउन लगता है तो हम पहले से सामान रख लें. आ रही बात समझ में? तो ये मीटिंग द कॉन्टिजेंसी.
ठीक है। तो यहाँ पर बैंक भी ये करती है कि आगे कुछ अगर कोई भी सडनली कोई डिपॉजिटर आ गया, एफडी वाला आ गया और वो बोला कि मेरे को अपनी एफडी तोड़वानी है, तो आप मना नहीं करोगे उसको कि अरे मैंने तो अभी बोरोवर को दिया जाकर, अभी थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना, हम कहाँ से कमाएंगे। बैंक ऐसा बोल सकती है क्या? नहीं, बैंक को एफडी वाले को पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। अब 3 तरह की एफडी होती है, करंट, सेविंग्स और एफडी। ठीक है, करंट जो है, करंट बेसिकली क्या होती है? बेसिकली देयर इज दिस अकाउंट कॉल्ड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट समझते हो क्या होता है? व्हाट इज ए करंट अकाउंट? कोई मेरे को बता सकता है? व्हाट इज ए करंट अकाउंट? कौन बताएगा? डेली ट्रांजैक्शन और बिजनेस। वेरी गुड। सूरज की किरणों ने क्या जवाब दिया है? रितिका, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, राघव, ओपन बाय सैलरीड पर्सन। ओके, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, मेक सेंस। अकाउंट विच इज मोस्टली ओपन बाय बिजनेसमैन, जिसमें रेगुलरली ट्रांजैक्शन। ठीक है, एवरीडे अनलिमिटेड, रेगुलर ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड। ठीक है, सेम बात है। तुम सब सेम बातें कर रहे हो, बट सब सही बात कर रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं लाइफ में। तो क्या पढ़ा हमने? तो बेसिकली करंट अकाउंट क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन होता है जो एक अकाउंट होता है जो कौन ओपन करते हैं? बिजनेसमैन करते हैं। बिजनेसमैन ही क्यों इसको ओपन करते हैं? क्योंकि उनके अपने रीजंस होते हैं। क्या रीजंस होते हैं उनके? उन्हें डेली बेसिस पर बिग चंक ऑफ अमाउंट डिपॉजिट भी करना पड़ता है और विड्रॉ भी करना पड़ता है। भाई रॉ मटेरियल मेरे घर पर, मेरे फैक्ट्री में डिलीवर हुआ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरे घर पर अगर मेरी फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल डिलीवर हुआ तो मुझे हाथों हाथ उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मैं फटाफट से एक चेक लिख कर उसको दे दूंगी, ठीक है। उसी दिन मुझे एक पुराना जो मैंने क्या किया था, एक पुराना जो मैंने सेल किया था मेरे गुड्स का, उसका मुझे पेमेंट आ गया, तो हाथों हाथ मैं वो पैसा अकाउंट में डाल दूंगी। तो डेली बेसिस पे बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है उस अकाउंट से, इसलिए हम उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। इसकी लिमिट्स ऑफ विड्रॉवल एंड लिमिट्स ऑफ डिपॉजिट दोनों ही ज्यादा होती है। इनफैक्ट आप इसमें एटीएम से भी कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आ रही क्या बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में जो आप पैसा जमा करते हो उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर डिपॉजिट पर कोई भी इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स पर या फिर डिमांड डिपॉजिट्स पर बैंक को इंटरेस्ट देती ही नहीं है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। नेक्स्ट इज सेविंग्स अकाउंट। नाउ व्हाट इज सेविंग्स अकाउंट? यहां पर बेसिकली क्या होता है, सेविंग्स जो सैलरीड पीपल होते हैं या प्रोफेशनल पीपल होते हैं जिनका एक फिक्स्ड अमाउंट या करीब करीब फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मंथली बेसिस पर आता है, इनके उसमें डेली बेसिस पर फंड्स इनफ्लो नहीं होता है। हाँ, आउटफ्लो हो सकता है बट डेली बेसिस पर फंड इनफ्लो नहीं होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? सेविंग्स अकाउंट। आ रही क्या बात समझ में? मतलब ये फिक्स्ड सैलरी वाले लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनके उसमें डेफिनेटली ट्रांजैक्शंस का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही कम होता है। इसमें नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर लिमिट होती है। अगर तुम कोई सैलरी पर्सन से बोलो कि तू 8 लाख अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दे, वो नहीं कर पाएगा। बैंक उनको करने ही नहीं देती है, बैंक रोक देती है। 3-4 लाख करने देगी, बाकी फिर उस दिन की लिमिट को फुल कर देगी कि अब तुम्हें ट्रांजैक्शन करना है तो तुम अगले दिन करो। आ रही क्या बात समझ में? क्योंकि वो अकाउंट कौन सा होगा? सेविंग्स अकाउंट होगा। इस पर बहुत सारी बैंक्स कुछ 3% 4% से इंटरेस्ट देती है। जो भी पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो उस पर कितना? 3% 4% देती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से कोटक बैंक है तो कोटक बैंक ने लिमिट लगा रखी है कि 1 लाख से ऊपर आपने अगर अपने सेविंग्स अकाउंट में रखा तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? सेविंग्स डिपॉजिट पर कितना मिलेगा? 5% इंटरेस्ट। बट किसके ऊपर? 1 से ऊपर। तो यहाँ पर कोटक बैंक को पता है कि एटलीस्ट अगर किसी को सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट चाहिए तो उसको 1 लाख तो रखना ही पड़ेगा। तो कोटक बैंक उस 1 लाख रुपए को लेंडिंग में इस्तेमाल कर सकती है। तो ये बैंक्स की स्कीम होती है।
क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? यस। उसके बाद नेक्स्ट इज एफडी। एफडी बेसिकली क्या होता है? एफडी एक ऐसे फिक्स्ड पीरियड होते हैं, फिक्स पीरियड के लिए होती है, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, ठीक है, इस तरह की होती है। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये पर्टिकुलरली अर्निंग डिपॉजिट्स होते हैं। मतलब अर्निंग डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर तो 100% बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। 100% मतलब पक्के में इंटरेस्ट देना होता है। आ रही है क्या बात समझ में? इसमें बैंक ऐसा नहीं बोल सकती है कि हम देंगे, कुछ बैंक बोल सकती देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। एफडी का मतलब ही होता है कि जो एफडी करवा रहा है उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म ऑफ दैट एफडी। अगर मैं 3 महीने की एफडी करा रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे कम इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने कराऊंगी तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। 1 साल की कराऊंगी मुझे और ज़्यादा मिलेगा। 3 साल की मुझे और ज़्यादा मिलेगा। द पॉइंट इज कि बैंक ना मुझे थोड़ा सा ल्योर करने की कोशिश करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है कि तुम ज़्यादा पीरियड के लिए अपना पैसा जमा करो, हम तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का? समझ में आ रही सबको? ठीक है। अच्छे से बैंक को क्या फायदा होगा ज्यादा हमें इंटरेस्ट देने से? ज्यादा टाइम के लिए मैं अगर एफडी कराऊंगी तो बैंक मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट देगी, लेकिन कम से कम बैंक को ये श्योरिटी रहेगी कि मैं पैसा विड्रॉ नहीं करने वाली हूँ। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अच्छा, एफडी में एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आरडी, विच इज नोन एज रिकरिंग या फिर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। वो भी एक तरह का एफडी होता है जिसमें आप कुछ सम रेगुलर इंटरवल्स पर निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? या फिर एक फिक्स सम रेगुलर इंटरवल्स में डिपॉजिट कर देते हो। ठीक है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? एक तरह का जैसे एसआईपी चलती है ना, कि कुछ सम आप रेगुलर बेसिस पर डिपॉजिट करते जाओ तो वो भी रिकरिंग डिपॉजिट होगा, और रिकरिंग डिपॉजिट में से कुछ सम आप रेगुलर बेसिस पर निकालते भी जा सकते हो, तो वो होता है आरडी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। आगे बात समझ में सबको? तीनों डिपॉजिट्स क्लियर है? एक बार फटाफट से इनको रीड कर लो, फटाफट से क्विकली इनको रीड कर लो, तीनों डिपॉजिट्स। मैम सेविंग्स अकाउंट भी तो डिमांड डिपॉजिट में आता है? नहीं, देखो जनरली हम अगर लेमन टर्म्स की बात करें, लेमन टर्म्स जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं और घर वालों से बात करते हैं, घर वालों में की बातें सुनते हैं, तो हम जनरली बोलते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में भी डिमांड डिपॉजिट्स ही आते हैं, बट टेक्निकली वो गलत है। वो डिपेंड करता है कि बैंक कौन सी, बैंक की स्कीम क्या है। अगर बैंक की इस तरह की स्कीम है कि हम करंट अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट रखेंगे, मतलब कि नो इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट में छोटा मोटा इंटरेस्ट देंगे और एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो उसके हिसाब से करंट अकाउंट वाले जो अमाउंट होता है उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि उस अमाउंट को आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, इसलिए उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग्स में छोटा मोटा इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिल रहा है तो हम उसको सेविंग डिपॉजिट बोलेंगे। बट कुछ कुछ कंपनीज जो होती है वो सेविंग्स अकाउंट पर भी आपको इंटरेस्ट नहीं देती है, तो अगर कोई बैंक्स आपको सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं दे रही है तो हम उसको डिमांड डिपॉजिट का ही नाम दे देते हैं, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट ही नहीं दे रही है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर वो आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट दे रही है सेविंग्स पर, तो फिर आपको क्या बोलेंगे हम उसको? सेविंग डिपॉजिट। और एफडी तो एफडी होता है। एफडी के अंदर क्या कवर्ड होता है? एफडी के अंदर क्या कवर्ड होता है? आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। लीडिंग मतलब लीड करना। कहां पढ़ा है तुमने वर्ड लीड? लीडिंग। लीडिंग वर्ड कहां पढ़ा रहे तुम लोगों ने? अच्छा, लेंडिंग, लेंड करना, पैसा देना, लोन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो बैंक अगर किसी बोरोअर को लोन देती है, दैट मीन्स बैंक इज लेंडिंग लोन टू द बोरोअर, ऐसा। तो लेंड वर्ड जो है वो पर्टिकुलरली कोई चीज अपनी किसी और को देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है और मुझे अगर किसी ने बोला सौम्या यार थोड़े दिन फ़ोन यूज़ करने के लिए दे दे, तो ये चीज़ मेरी है और वो मैं किसी और को यूज़ करने दे रही हूँ, किसी और को मैं उधार दे रही हूँ, दैट मीन्स आई एम लेंडिंग दिस फोन। सिमिलरली अगर कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है तो अभी पैसा फिलहाल बैंक का है, क्योंकि बैंक उसके बदले इंटरेस्ट दे रही है। अब बैंक अगर उस पैसे को लोन पर देती है किसी और बंदे को, तो उसको हम बोलेंगे बैंक इज लेंडिंग दैट मनी। ठीक है मैम, हमने एफडी के 6 मंथ फिक्स किया है तो उससे पहले हम नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो, बट फिर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली बहुत कम हो जाएगा।
आ रही बात समझ में? निकाल सकते हो, एफडी तोड़वा सकते हो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट रेट उसके अकॉर्डिंग कम हो जाता है, इसलिए पीपल डोंट प्रेफर। बट हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर तुमने एक बार एफडी करा ली तो तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे। जितने भी टर्म की एफडी उसके पहले तोड़ना चाहो, कॉन्टेंजेंसी है, ठीक है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए फैमिली में कि तुम्हें जरूरत है पैसों की तो तुम तोड़वाओगे, है ना, तुम तोड़ सकते हो, ठीक है। रिकरिंग मतलब जो बार बार होता है, तो रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या, जो हम बार बार फिक्स्ड इंटरवल्स में डिपॉजिट करते हैं, जैसे हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करना, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, बार बार करना, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट में हम बार बार फिक्स्ड इंटरवल्स में विड्रॉ भी करते जाते हैं, तो वो भी रिकरिंग डिपॉजिट में आता है। तो रिकरिंग का मतलब जो फिक्स्ड इंटरवल्स में बार बार चीजें होती है, ठीक है कीर्ति? यस, बढ़ेंगे आगे अभी, चलो। तो पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया, तीनों टाइप के डिपॉजिट्स क्लियर हो गए। सेव करंट जिसमें डिमांड डिपॉजिट होता है, दूसरा सेविंग, और तीसरा होता है एफडी। एफडी को हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं क्योंकि एक टर्म के लिए होता है वो, और टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए होता है, और एफडी के अंदर एक छोटा सा एक सब टाइप है जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, आरडी। मैम आरडी गवर्नमेंट रन करती है ना, जबकि बैंक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट नहीं, बैंक आरडी बैंक ही रन करती है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का नहीं। गवर्नमेंट बैंक में गवर्नमेंट रन करेगी, प्राइवेट बैंक में प्राइवेट रन करेगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आरडी इज एज गुड एज एनी अदर डिपॉजिट। चलो, अब अगर हम लेंडिंग की बात करते हैं, मतलब एडवांसिंग लोन्स, तो सेकेंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सटेंड लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तुम्हें भी जब तुम पैसे कमाना चालू करोगे, तुम्हें भी कॉल्स आएंगे जिसमें वो बोलेंगे सर हम आपको इतने परसेंट पे इतना लोन दे रहे हैं, इतने परसेंट पे इतना लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको लोन देना जरूरी है। लोग एफडी तो करा लेंगे, लोग पैसा तो बैंक में जमा कर लेंगे, बट द पॉइंट इज कि आपका पैसा वो बैंक को यूज करना जरूरी है फॉर लेंडिंग, वरना बैंक कमाएगी कैसे, करेक्ट है ना। So lending is one of the most profitable business for a bank. Bank charge interest from the borrowers, which is much more than the interest they pay to the depositors. मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि जितना अमाउंट डिपॉजिटर्स को पे होता है उससे कहीं ज्यादा बैंक्स जो है वो लोन इंटरेस्ट चार्ज करती है लोन पर, और इसी से बैंक्स जो है वो पैसे कमाती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अब देखो, बैंक जो है वो टेक्निकली, हम एक बेटर वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, लोन नहीं देती है बैंक, क्रेडिट फैसिलिटीज देती है। क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब कोई भी उधार की फैसिलिटी देना। अब उधार की अलग अलग तरह की फैसिलिटीज होती है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बस ऐसे नहीं कि बैंक सिर्फ लोन दे देती है, बस पैसा देती है, नहीं, बहुत सारी अलग अलग तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज है जो बैंक देती है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, चलो। सबसे पहला जो है वो है आउटराइट लोन। आउटराइट लोन मतलब जो नॉर्मल लोन्स है, जिसका हमने सुना है कि भाई बैंक से लोन लेना घर के लिए, गाड़ी के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो नॉर्मल लोन होता है, ठीक है। ये जो लोन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, बैंक इसको सैंक्शन करती है, ठीक है। अच्छा, सैंक्शन किस बेसिस पर करती है? बोरोवर के करंट अकाउंट के बेसिस पर करती है। किस बेसिस पर करती है? करंट अकाउंट के बेसिस पर, ठीक है। ये इनका एक फिक्स्ड पीरियड होता है। आपका एक करंट अकाउंट बैंक के पास खुला हुआ है, बैंक उस अकाउंट के बेसिस पर आपको क्या दे देगी? लोन दे देगी, और आपको एक फिक्स्ड इंटरवल्स में क्या पे करना है? इंटरेस्ट, और जैसे वो टाइम खत्म हो जाए तो फिर आपको लोन का अमाउंट भी रीपे करना पड़ेगा। तो दैट इज नॉर्मल आउटराइट टर्म लोन, ठीक है। सेकेंड इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? व्हाट इज कैश क्रेडिट? कोई बता सकता है यहाँ पर? व्हाट इज ए कैश क्रेडिट? बोलो 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 बोलो। क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं होता कैश क्रेडिट। देखो, कैश क्रेडिट क्या होता है? जैसे मुझे अगर कोई बैंक से लोन चाहिए, ठीक है,
तो बैंक क्या करती है, बैंक ऐसा बोलती है कि मैं आपको सीधा पूरा पैसा आपको आपके हाथ में नहीं दूंगा, ठीक है। आपका एक अकाउंट ओपन हमारी ही बैंक में किया जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल HDFC है ना। अब मुझे अगर HDFC से लोन चाहिए तो एक तो तरीका ये आउटराइट टर्म लोन, जिसमें पूरा का पूरा बैंक जो है वो पैसा मेरा जो कोई भी नॉर्मल अकाउंट अभी चल रहा है, करंट अकाउंट जो चल रहा है, उसके बेसिस पर बैंक मुझे पूरा पैसा दे देगी और मैं पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ करके और अपना काम कर सकती हूँ, ठीक है। दैट इज नॉर्मल टर्म लोन। कैश क्रेडिट में क्या होता है, बैंक एक खुद से अकाउंट ओपन करती है और अकाउंट में वो पैसा डाल देती है और मुझे फिक्स्ड इंटरवल्स पे एक फिक्स्ड चंक ऑफ अमाउंट में विड्रॉ करने को मुझे अलाउ किया जाता है और मैं सिर्फ उतना ही विड्रॉ कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकती। आ रही क्या बात समझ में? तो मैं अगर HDFC बैंक से कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेने जाती हूँ तो HDFC मेरा ही एक अकाउंट ओपन करेगी, ईदर सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट, जो बैंक को सही लगे, दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो कोई भी एक अकाउंट ओपन करेगी और बैंक फिक्स कर देगी कि मैं कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकती हूँ। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि कैश क्रेडिट जो है वो बैंक के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि बैंक को पहली बात तो एक साथ पूरा जो आउटराइट लोन में एक पूरा चंक ऑफ अमाउंट एक बोरोवर को देना होता है, वो कैश क्रेडिट में नहीं देना होता है। कैश क्रेडिट में बैंक पर भी कम प्रेशर है कि उनको पूरा एक साथ अमाउंट लोन लेंड नहीं करना है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, बोरोवर पर भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम लगता है। तो बोरोवर को आउटराइट टर्म लोन में तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है क्योंकि उसको पूरा पैसा एक साथ मिल गया बैंक से। कैश क्रेडिट में उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्योंकि बैंक पूरा पैसा एक साथ नहीं दे रही है, यहाँ पर बैंक एक फिक्स्ड इंटरवल्स में पैसा देती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। सो दैट इज व्हाट कैश क्रेडिट। एक बार रीड करेंगे। एंटायर सैंक्शन अमाउंट, जितना भी आपका लोन है बोरोवर का, इज नॉट गिवन टू द बोरोवर एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक साथ पूरा अमाउंट नहीं दिया जाता है। द बैंक ओपन्स एन अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड अलाउज हिम टू विड्रॉ द बोरोड अमाउंट एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्स द मनी। तो बैंक बेसिकली एक अकाउंट ओपन करती है, किसका? बोरोवर का, अपनी बैंक में, और फिर जब जब बोरोवर को पैसों की जरूरत है तब तब वो उसमें से विड्रॉ कर लेता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक जो है वो पूरे लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है, सिर्फ जितना आपने विड्रॉ किया ना उस पर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। जितना जितना आप विड्रॉ करते जाओगे सिर्फ उतना उतना इंटरेस्ट बैंक चार्ज करते जाएगी आपसे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। पक्का है क्या? यस। मैम करंट अकाउंट ओपन करना लोन के लिए कंपलसरी है? देखो, बैंक्स आजकल एक्चुअली सेविंग्स अकाउंट पर भी लोन दे देती है। अब वो डिपेंड करता है लोन कितना बड़ा है। अगर आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लोन ले रहे हो, कोई बिजनेस लोन ले रहे हो, तो डेफिनेटली आउटराइट टर्म लोन के केस में बैंक आपको करंट अकाउंट ओपन करने बोलेगी ही, ठीक है। बट अगर आप कोई छोटा मोटा लोन दूसरा लेते हो तो फिर उस केस में मेडिकल लोन लेते हो, कोई पर्पस के लिए लोन लेते हो, तो इन सब केसेस में बैंक जो है वो सेविंग्स अकाउंट के बेसिस पर भी लोन दे देती है। लेकिन ये मैं आउटराइट लोन की बात कर रही हूँ। कैश क्रेडिट में तो बैंक डेफिनेटली एक अकाउंट ओपन करेगी ही। आ रही बात समझ में? आउटराइट टर्म लोन में ऐसे भी हो सकता है कि बैंक अपनी ही बैंक में अकाउंट ओपन करे या ना करे, लेकिन कैश क्रेडिट में तो डेफिनेटली क्या होता है, आपका एक अकाउंट ओपन होता ही है, क्योंकि आप एज अ बोरोवर आप पैसा उसमें से धीरे धीरे विड्रॉ करते जाते हो। ठीक है। हाँ, बैंक थोड़े थोड़े पैसे उधारी पर देती है। यस ईशा। मैम कैश क्रेडिट में जितना है बैंक में उस पर ही देती है ना? नहीं, मतलब जितना है बैंक में, मतलब बैंक के पास तो बहुत पैसा है, मुझे उतने पैसों की जरूरत हो ना एज ए बोरोवर। मुझे अगर 5 लाख रुपए की जरूरत है और मैं कैश क्रेडिट वाला लोन ले रही हूँ तो बैंक पूरे 5 लाख रुपए मुझे नहीं देगी। बैंक बोलेगी कि तुम थोड़ा थोड़ा 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये करके तुम विड्रॉ करोगे इंटरवल्स में, और जब जब तुम विड्रॉ करोगे उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ना कि पूरे 5 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। सो दैट इज कैश क्रेडिट। क्लियर है अभी सब लोगों को? यस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट बहुत सिंपल है यार। मेरा अगर बैंक में करंट अकाउंट है या फिर सेविंग्स अकाउंट है, जनरली करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट मिलता है, सेविंग्स पर नहीं मिलता है, बट कभी कभी बैंक्स अलाउ कर भी देती है। ठीक है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर मेरा बैंक में करंट अकाउंट है और मैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस करती हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, और उतने पैसों की जरूरत है जो मेरे करंट अकाउंट में है भी नहीं, मतलब करंट अकाउंट में मेरे 5 पड़े हैं,
5 लाख रुपए पड़े और मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती है, जिसमें मुझे अलाउ करती है कि ठीक है सौम्या, तेरे अकाउंट में भले ही 5 लाख रुपए बट तू 6 लाख रुपए विड्रॉ कर ले. सो दैट माई फ्रेंड इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. बट उस पर भयंकर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. फिर आ रही बात समझ में? बिजनेसमैन के लिए पर्टिकुलरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का. नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज एज एडवांसिंग लोन वाला फंक्शन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? पहले सबसे पहले तुम मुझे बताओ, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज पता है क्या होता है? व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या होता है? क्या होता है? इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मसीरा से गुड्स खरीदे, ठीक है. अब गुड्स की पेमेंट करने के बजाय मैंने मसीरा को एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करके दे दिया कि मैं ये गुड्स का पेमेंट इस डेट पर पे करने वाली हूँ, ठीक है. मतलब मैं जो तुम्हारे गुड्स है उसका पेमेंट मैं इस डेट पर करने वाली हूँ, मैं तुम्हें ही पे करूँगी, ये लो इसका एक रिसीट, ठीक है. और रिसीट में बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूंगी. अब मसीरा को पैसों की ज़रूरत अभी पड़ी है, मैं उसको पेमेंट को बाद में करने वाली हूँ, तो मसीरा मेरी बैंक जाएगी, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक में जाएगी और उस बैंक में जाकर क्या कर लेगी, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लेगी. डिस्काउंट करना मतलब क्या? मतलब बैंक से बेसिकली उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले पैसे ले लेगी. अब बैंक उसको कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम अमाउंट देगी. कम अमाउंट क्यों देगी? क्योंकि बैंक उससे चार्जेस चार्ज कर रही है ना, बैंक चार्जेस काटेगी. जो अमाउंट मसीरा को कुछ समय बाद मिलना चाहिए था वो मसीरा को अभी मिल रहा है बैंक से हाथों हाथ, उसके मांगने पर मिल गया उसको, ठीक है. तो बैंक बोलेगी ना कि चूंकि तुम्हें इमीडिएट पेमेंट मिल रहा है अभी, तो तुम्हें हम कम पैसा देंगे और फिर जो पूरा पैसा है वो हम सौम्या से कुछ समय बाद, जब सौम्या ने प्रॉमिस किया पे करने को, तब हम उससे रिकवर करेंगे, ठीक है. तो ये बेसिकली होता है बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग. सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स व्हाट? व्हेन द पेई goes to the bank, takes his money, goes to his home, and then the bank recovers the entire amount from the payer of the bill of exchange. Payer मतलब drawer of the bill of exchange. तो वो होता है डिस्काउंटिंग. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का, ठीक है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन थी? हमारी मसीरा, जिसको पेमेंट लेना था ऑन द डेटर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डेट एंड द डेट बिकम्स पेबल. मतलब किस दिन ये डेट पेबल होगा और कितना अमाउंट है वो सब उस बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है. जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज 90 डेज के लिए होता है नॉर्मली, ठीक है. अब क्रेडिटर्स जो है वो 90 डेज तक तो नहीं एनकैश करा सकते, मतलब क्रेडिटर्स को 90 डेज तक तो कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, पर अब उनको अगर पेमेंट की जरूरत है तो वो कहाँ जाएंगे? 90 डेज के पहले अगर उन्हें पैसों की जरूरत है तो कहाँ जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास. कमर्शियल बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे, कमर्शियल बैंक उसकी जगह उनको पैसा दे देगी, बट कंपेरेटिवली थोड़ा कम पैसा देगी, ठीक है. जैसे 5 लाख की अगर वैल्यू है, 5 लाख की अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू है तो करीब करीब 4,90,000 रुपये देगी, और जो 10,000 रुपये वो बैंक अपने पास रख लेगी एज इट्स फीस, ठीक है. और फिर पूरा 5 लाख रुपए है वो किससे रिकवर करेगी? पेयर से, मतलब डेटर से. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस. तो जब बिल मैच्योर हो जाएगा, मतलब जब 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, बैंक किससे पेमेंट ले लेगी? डेटर से. क्लियर है? डन 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 डन, यस. तो यहां पर हमने क्या कंप्लीट कर लिए? 2 मेजर फंक्शंस, एंड दैट इज लेंडिंग ऑफ फंड्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स. अब बाकी जो फंक्शंस और प्रिंसिपल्स हैं और एसेंशियल्स ऑफ साउंड बैंकिंग सिस्टम है, ये सारे टॉपिक्स सारे के सारे हम लोग करेंगे कल मतलब ट्यूसडे को. क्लियर है? तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना. डन? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ठीक है भाई, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल. इसके आगे का यूनिट कंटिन्यू करेंगे. बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको फट खत्म कर देंगे. ठीक है, चलो, आई सी यू टुमारो. तब तक के लिए हैव अ गुड डे.
बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, इको के सेकेंड यूनिट का टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोग प्रिपरेशन चालू कर लो अभी से, ठीक है। मैं टेस्ट अनाउंस करूंगी, आप लोग प्रिपरेशन फटाफट से चालू कर लो, ठीक है। डन, चलो दफा हो जाओ अभी के अभी, बाय बाय, टेक केयर।